इससे पहले रेस्पिरेशन में क्या क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था हम लोग। स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेस्पिरेशन में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था। इसके बाद हम लोग ग्लाइकोलिसिस, इसके बाद हम लोगों ने क्रेव साइकिल पढ़ा था, राइट? हाँ राइट। ओके। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं समटाइम्स। ठीक है। तो ओके। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, ये एटीपी फॉर्म करने के लिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमें ये बताता है कि कैसे एटीपी बन रहा है, स्टेप बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में आपका ग्लूकोज एंटर कर रहा था, जो कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, राइट? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, राइट। पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड, आप जो भी बोल लो। एंड दिस प्रोसेस वाज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली, ओके। साइटोप्लाज्म। इसके बाद हमने देखा था कि जो पायरुवेट है, इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा था कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसेस कैसे चल रहा है, जैसे ये आपका पूरा सेल है, हाँ अपना ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे हुआ था, हाँ राइट? इसके बाद फिर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया में भी बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके हाँ प्रोडक्ट में हमें पायरुविक एसिड मिला था। पायरुविक एसिड जो कि यहाँ पे एंटर हुआ था, यहाँ पे एंटर होने के बाद हमने देखा था कि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो कि हाँ। कन्वर्ट हो जा रहा था किसमें? एसिटिल। पायरुविक नहीं नहीं, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा था? एसिटाइल में। वेरी गुड, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर यहीं पे ही, ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था इसका? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रेव साइकिल में एंटर कर रहा था, क्रेव साइकिल। हाँ पर हमने देखा था कि आपको ग्लाइकोलिसिस से भी NADH मिला था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिला था। एंड हाँ ईच साइकिल ऑफ क्रेव साइकिल वाज गिविंग अस 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH, राइट? हाँ। ओके। सो अब ये इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा फर्दर, ये चीज अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अभी तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं कोई डाउट नहीं है। सब कुछ क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो बेसिकली ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जब ग्लाइकोलिसिस हो रहा था तो ग्लाइकोलिसिस के लिए NAD+ की रिक्वायरमेंट थी। एंड क्रेव साइकिल में आपने देखा कि FAD+ की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये NAD+ एंड FAD+ को फिर से रीजनरेट करना है। ये आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइज फॉर्म। फॉर्म। ओके। एंड ये दीज वन आर द रिड्यूस्ड फॉर्म। हम्म। अब हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे, हम वो इस पर्टिकुलर लेयर पे देखेंगे, इस पर्टिकुलर जगह पे। हमने जो जूम करना है बड़ा करके, जिसको भी देखना है, वो कौन सा प्रोसेस है, कहाँ पे हो रहा है, इस पर्टिकुलर, इसको आप क्या बोल रहे हो? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो अभी इसी वाले पोर्शन को हम लोग जूम करके पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या क्या सी प्रोसेस हो रही है एंड कैसे हो रही है, राइट? हम्म। ओके। राइट। ओके, अभी तक आपको कोई डाउट नहीं है ना? नहीं अभी तक कोई डाउट नहीं है। ओके, वेरी गुड। हम लोग एक सबसे पहले ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिटेल पे जाएंगे। हमने ये पूरा एक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसकी मैंने गूगल से पिक उठाई हुई है, ये आपके NCERT में भी गिवन है। आप एक बार उसको चाहो तो ओपन करके बैठ सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके, आप इसको एक हम्म। बार घर पे रीड आउट जरूर करना। ठीक है। ओके। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स वन है। देखो हमने क्या बात करी थी, हमने ये बात करी थी कि हमें NADH से फिर से NAD+ को जनरेट करना है। ये दिख रहा है आपको NAD+ यहाँ पे जनरेट होता हुआ, यस मैम दिख रहा है। एंड ये FADH2 आपका FAD+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें इन्हीं चीजों को रीजनरेट करना था, तो इसी वजह से हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हम्म। प्रोसेस क्या है, ये जो आपके NADH है हम्म। एंड FADH2 है, ये हम्म। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं।
कैसे मॉलिक्यूल्स है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हाई एनर्जी है इनके पास, है ना। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बेसिकली हाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि बहुत सारा एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये रिड्यूस फॉर्म है या ऑक्सीडाइज फॉर्म है तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज फॉर्म। ओ, यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन एटम से, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगा, ये रिड्यूस होगा ना। इसने ऑलरेडी, अब क्या इसके पास कैपेबिलिटी है कि पर हाइड्रोजन। एनसीईआरटी में तो NAD प्लस फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ डायग्राम में NaDH2 फॉर्म हो रहा है। DH2 किधर फॉर्म हो रहा है? ये FADH2 फॉर्म है ना, ये FADH2 है। FADH2 आपकी एनसीईआरटी में भी होगा। ये NaDH है, DH2 नहीं है। आप कैसे लिखते हो? NaDH प्लस H प्लस। क्यों? क्योंकि NaDH के पास पावर है कि ये एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है एंड टू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। जब ये टू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए भी कोई और चाहिए ना, तो हम बाहर से एक H प्लस लिख देते। तो हम NaDH2 नहीं लिखते हैं कभी भी, हम क्या लिखते हैं? NaDH प्लस H प्लस। ओके। हाँ। और FADH2 के पास, FAD प्लस के पास पावर होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है प्लस दो प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसी वजह से आप इसको FADH2 लिखते हो रादर देन FADH प्लस H प्लस, राइट। तो क्या ये रिड्यूस फॉर्म है, मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म है, या रिड्यूस फॉर्म है मतलब? जिसके पास ये दोनों आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये छोड़ दें, है ना। अभी हम्म। इन्होंने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, तो जब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं तब ये रिड्यूस फॉर्म है। जब ये छोड़ हम्म। देंगे तब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में चले जाएंगे, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन ओनली, राइट। हाँ। तो तो मतलब ये NaDH है, ये रिड्यूस फॉर्म है। और हाँ, जो ये NAD प्लस और H प्लस एमिट हो रहा है, क्या वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है? नो नो नो, ये NaDH प्लस H प्लस एक मॉलिक्यूल है। वेट अ मिनट, हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपके पास NaDH है, इसको हम रिड्यूस फॉर्म को ऐसे लिखते हैं, इसका पूरा नाम है NaDH प्लस H प्लस। ओके। तो ये वाला जो हाँ। रिड्यूस फॉर्म है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा एंड ये हाइड्रोजन एक और एक ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को मिला के दो H प्लस को छोड़ देगा, ठीक है। हाँ। हाँ। तो ये जब ये छोड़ के NaD प्लस फॉर्म में आएगा तो ये वाली फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, लूज करने के बाद वो ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है ना। हाँ। ओके, तो ये आपकी हाँ। रिड्यूस फॉर्म है एंड FADH2 भी आपकी रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है। हाँ। अब हम इसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में फिर से लेके आएंगे क्योंकि आपके सेल में लगातार ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, लगातार आपका हाँ। क्या हो रहा है? क्रेब साइकिल भी चल रहा है। सारे के सारों को हम्म। किसकी जरूरत है? ऑक्सीडाइज फॉर्म की जरूरत है ना। तभी ये हाँ। मॉलिक्यूल को फर्दर ऑक्सीडाइज कर पाएंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन्स गेन करके खुद को रिड्यूस करवा के, ठीक है। हाँ। अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस कैसे चल रही है। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5, जिसमें से कॉम्प्लेक्स 4 तक, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहे हैं, मतलब कि एक चेन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स, राइट। लाइक फॉर मैम, एग्जाम्पल, टोटल नंबर कॉम्प्लेक्स 5 है। यस। पर NCERT के डायग्राम में तो कॉम्प्लेक्स 5 का कोई मेंशन ही नहीं है, कहाँ है कॉम्प्लेक्स एक 5? आपने पढ़ा होगा ना, ATPase, नहीं हाँ। पढ़ा? वो उसको आप कॉम्प्लेक्स 5 भी बोलते हो, ओके। वो आपका कॉम्प्लेक्स 5 है। कॉम्प्लेक्स 5 का दूसरा नाम है
एटीपी सिंथेज, है ना, इसको हम लोग हाँ। एटीपी सिंथेज ही बोलते हैं, सॉरी एटीपीएज नहीं बोलते हैं, ये आपका एटीपी सिंथेज है। क्या है? एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज। ओके, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे पिछले प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस में आपको क्या मिला था? कितना एनएडीएच मिला था? 2 NADH। हाँ, 2NADH। एंड क्रेब साइकिल में आपको कितना मिला था? 1 राउंड ऑफ क्रेब साइकिल 3 NADH। एंड एफएडीएच। 1 FADH। वेरी गुड, एफएडीएच इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने क्या किया? अब इसको हमने ऑक्सीडाइज करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है ना। वी आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज दीज पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। सो जब आप बात करोगे यहाँ से, हमने बात करी थी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, दैट मीन्स ये अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो यहाँ पे ही चल रहा है ना। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हो आप? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते मेम्ब्रेन स्पेस। हो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, और इस चीज को क्या बोलते हो? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो अब हम डायग्राम बनाएंगे, हम बाई, ये दोनों लेयर्स कैसी हैं? बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है। हम लोगों ने लिपिड बाइलेयर की भी बात करी थी पहले, है ना। तो ये जो बाइलेयर्स यस। है ये ऐसे हैं, और इसके इधर जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, इसके इधर जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। इतनी हाँ। चीज समझ में आई? हाँ, आ गई। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स, ये आपने माइट्रो मैट्रिक्स बोली, ये आपने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल दिया। हम्म। ठीक है, आपने देखा कि क्रेव साइकिल कहाँ पे हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा था ना। हाँ, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे आपने देखा था कि 3NADH बन रहे थे। अब ये 3NADH मूव करेंगे यहाँ पे, है ना, और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस 2 प्रोटॉन्स भी, इनके पास प्रोटॉन्स भी है ना। तो जो प्रोटॉन्स हाँ। होंगे वो यहाँ मूव कर जाएंगे, 2H हाँ। प्लस, है ना। 2H प्लस ये इससे तो लेगा ही, साथ में जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो 2H प्लस ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से भी ले लेगा, यहाँ से भी 2H प्लस ले लेगा। तो ऑल ओवर क्या करेगा? 2 फ्रॉम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड 2 फ्रॉम NADH+H+ से, राइट। तो यहाँ पे टोटल इसने कितने प्रोटॉन्स को पंप कर दिया? 4H+ आयंस को पंप कर दिया, 4 प्रोटॉन्स को। अब क्योंकि आप ये अब जो तक। NADH है ये भी आपका मैट्रिक्स साइड पे था कि नहीं था? हाँ। आप, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 2 प्रोटॉन्स भी आपकी मैट्रिक्स साइड पे हैं कि नहीं है? हाँ है। अभी आप क्या बोलोगे कि 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स साइड से लेके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की साइड पे पंप कर दिया है ना। हम्म। अब क्या देखोगे? यहाँ पे H+ आयंस का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस एक बार नहीं हो रही है, रेगुलरली हो रही है। नंबर ऑफ एटीपीज माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, सॉरी नंबर ऑफ NADH जो है माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, और ये प्रोसेस रिपीट पे चल रही है जब आपका ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेव साइकिल हो रहा है तो, है ना। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स चल रही है, तो यहाँ से प्रोटॉन्स का कम अमाउंट कम होता जाएगा, और यहाँ पे प्रोटॉन्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो जहां पे प्रोटॉन्स का अमाउंट ज्यादा होगा उसको आप पॉजिटिव साइड बोलोगे, है ना। जहां पे कम हम्म। होगा उसको आप नेगेटिव साइड बोलोगे। हम्म। ठीक है, इसको आप कभी कभी P साइड डिनोट कर देते हो, इसको कभी कभी आप N साइड डिनोट कर देते हो, P फॉर पॉजिटिव एंड N साइड फॉर नेगेटिव साइड। ओके। ओके। ओके, सो ये आपके कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। अभी आपने एक नाम सुना होगा यूबिक्विनोन का, सुना है? हाँ। ये यूबिक्विनोन क्या करता है? ये आपकी बाइलेयर में मूव कर रहा है, ये आपकी लिपिड बाइलेयर है, हमने बात करी थी ना, हम बाइलेयर बना रहे हैं ये। तो ये लिपिड हम्म। बाइलेयर में मूव कर रहा है टेल्स की साइड पे। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक होगा? किस साइड को मूव कर रहा है? ये लिपिड बाइलेयर की ये टेल्स है ना, ये टेल्स के आसपास ही मूव कर रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 है। हाँ। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो सकता है नेचर में? हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा? तेल हाइड्रोफोबिक हम्म। होती है। हाँ,
और हेड हाइड्रोफिलिक होता है। हाँ, तो जब ये टेल्स के साथ मूव कर रहा है, टेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये ये हाइड्रो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक हाँ, होगा। हाइड्रोफोबिक होगा। आप इतना डर क्यों रहे हो? आपको क्या डांट थोड़ी ना पड़ जाएगी? बोलो, गलत होगा तो बताया जाएगा, है ना। ये हाँ मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक है, तो ये टेल वाले रीजन में मूव कर रहा है, हाइड्रोफोबिक रीजन में मूव करके ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचेगा। ठीक है, जब ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचेगा तो अब फर्दर कॉम्प्लेक्स 3 जो है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है जिसको साइटोक्रोम सी बोलते हैं। ओके, हाँ अब ये जो हाँ साइटोक्रोम सी है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ है ना। जब ये हाँ इलेक्ट्रॉन, अब जब ये साइटोक्रोम सी जो है यहाँ से मूव कर रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो इसके पास हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज भी है, इसी वजह से ये बाइलेयर में मूव नहीं करता है ना। अगर आपसे कोई पूछे साइटोफिलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज यानी कि वाटर में, मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट करने वाली प्रॉपर्टीज या लिपिड से दूर रहने वाली प्रॉपर्टीज को हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ओके। है ना। जब ये यहाँ से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज भी रखता है ना। हाँ अच्छा, अगर अब आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दो मोबाइल मॉलिक्यूल्स कौन से होते, तो क्या आप बता पाओगे? मोबाइल मूव यूबिक्विनोन कर रहे हैं, हाँ, यूबिक्विनोन और और साइटोक्रोम, मतलब साइटोक्रोम C1। हम्म, तो मोबाइल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दो होते हैं। एक होता है यूबिक्विनोन जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, एक होता है आपको साइटोक्रोम सी जो कि आपका हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, अब आपके पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स को, जब मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहा होगा ना, तो इसको भी यहाँ से यहाँ पे प्रोटॉन्स पंप करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये भी हाँ प्रोटॉन्स को पंप करेगा। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे भी 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग देखोगे आप, 4H+। ओके, इसको एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ से प्रोटॉन्स जाते हुए दिख रहे हैं, हाँ। यहाँ से भी जाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से भी जाते हुए दिख रहे हैं। साइटोक्रोम सी, अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये साइटोक्रोम सी किस साइड पे, क्या आप बता सकते हो? ये हाइड्रोफिलिक के साइड पे नहीं है। नहीं, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में है या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है, कहाँ पे है, किस पर्टिकुलर ये स्पेस पे? मैट्रिक्स में है। मैट्रिक्स में है। ये फिर से जरा देखो, हम लोग H+ आयंस किस साइड पे पंप कर रहे थे? ये NADH+ कहाँ पे बन रहा था? क्या ये मैट्रिक्स में नहीं बन रहा था? हाँ हमने क्या हाँ। बात करी थी, क्रेब साइकिल कहाँ पे हो रहा था? ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में है। ये, हाँ, साइटोक्रोम C। हाँ, तो आपने यही बोलना था ना, आपने तो मैट्रिक्स साइड ऑफ बोला, माइटोकॉन्ड्रिया गलत बोला है ना आपने। यस मैम। चलो कोई बात नहीं। फिर हम बात कर रहे थे, हम थोड़ा सा फिर से नीचे आते हैं। एक बार आप इस पूरे डायग्राम को फिर से पढ़ना और फिर से प्रैक्टिस करना, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार पढ़ाने से समझ नहीं आएगा, ये है ना, थोड़ा सा टफ है, बट इट्स ओके। हम्म, ओके मैम। तो हमने क्या बात की, इसने भी प्रोटॉन्स को पंप करा, यहाँ पे भी आपने देखा कि प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है, और जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी मूव कर रहे होंगे तो भी प्रोटॉन्स की पंपिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक हाँ मॉलिक्यूल ऑफ NaDH टोटल आपके 10 प्रोटॉन्स की पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 10H+ आयंस को पंप करता है फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो ओके, अब जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आएंगे, तो सबसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और उसको H2O में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ओके। चलो हम एक बार फिर से देखते हैं थोड़ी सी इस प्रोसेस को, हमने क्या देखा था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम। हमने देखा था कि अपने पास एक थी बाइलेयर, ये कौन सी लेयर है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर है या फिर आउटर है?
हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। ये कौन सी लेयर है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल। हाँ, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये है आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये है आपका मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये था आपका कॉम्प्लेक्स 1। ये आपका कॉम्प्लेक्स 3। ये आपका कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के पास ऑक्सीजन है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लेगी और H2O में कन्वर्ट कर देगी। आपने प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करी थी। जो NADH था, जो कि आपको ग्लाइकोलिसिस से मिल रहा था या फिर आपको क्रेव साइकिल से मिल रहा था, ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा था, NAD+ में कन्वर्ट हो जा रहा था, और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कॉम्प्लेक्स 1 को प्रोवाइड कर दे रहा था। ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिर एक दूसरे मॉलिक्यूल को दे रहा था, जिसका नाम था यूबिक्यूनोन। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है और ये मोबाइल कैरियर है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर और मोबाइल कैरियर है। ये जा रहा था मूव करके आपके कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 है। ये आपके जब कॉम्प्लेक्स 3 के पास आ रहा था, तो कॉम्प्लेक्स 3 भी आपके प्रोटॉन्स को पंप कर रहा था, OH+ को। ये भी आपके प्रोटॉन्स को पंप कर रहा था, प्लस साइंस को। ओके। जब ये यहाँ पे आया, तो यहाँ आई मीन जो कॉम्प्लेक्स 3 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C जो है ये इधर साइड से मूव करेगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की साइड से मूव करेगा, और कॉम्प्लेक्स 4 को, ये क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन्स देगा। इलेक्ट्रॉन्स फर्दर जाएंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास, जो कि रिड्यूस होके वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जब आप देखोगे ना, तो अब आपको ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। क्यों हम इनहेल ऑक्सीजन ही करते हैं और कोई गैस क्यों हम इनहेल नहीं कर पाते? क्योंकि अगर आप कोई और गैस इनहेल करोगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज नॉर्मल, बट यहाँ पे एक्सेप्ट कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के हैं, है ना? तो वो एनर्जी लेवल आपके ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल को मीट करता है, तो इसी वजह से ये आसानी से वाटर में चेंज कर देते हैं। अदरवाइज ये क्या बना सकते हैं? सुपर ऑक्साइड्स बना सकते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? रिएक्टिव स्पीशीज। यहाँ पे इवन ऑक्सीजन भी बनाता है, इन पर्टिकुलर स्पीशीज को आप बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ओके। ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, नीट के लेवल पे तो ये नहीं आता है, लेकिन स्टिल मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। अब ये तो आपने कॉम्प्लेक्स 1 से देखा NADH का ऑक्सीडेशन, है ना? अभी आपने ये नोटिस नहीं किया कि कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ गया, है ना? कॉम्प्लेक्स 2 भी तो होना चाहिए था। आपने 1 की बात कर ली, आपने 3 की बात कर ली, आपने 4 की बात कर ली, लेकिन हमने कॉम्प्लेक्स 2 की बात नहीं करी। एक्चुअली क्या रहता है कॉम्प्लेक्स 2? ये इस पर्टिकुलर जगह पे रहता है। ये आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ये इनर मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट पे रहती है। ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेव साइकिल चल रही होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करती है, और इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी पार्टिसिपेट करती है। इसका एक स्पेशल नाम है जिसको आप वहां पे भी पढ़ते हो। इसका नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। वेरी गुड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज। ये किसका ऑक्सीडेशन करवाता है? ये आपके FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाता है, FADH+H+। ठीक है। अब सेम प्रोसेस यहाँ से चलेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स अपने यूबिक्विनोन को देगा, यूबिक्विनोन यहाँ पे लेके आएगा, ये यहाँ पे लेके आएगा। अच्छा, अब आपको ये चीज नोटिस करनी है कि ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, ये पूरी बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर रही है, जिसके वजह से ये जो है ये प्रोटॉन्स को पंप करने का काम नहीं करेगी, हाँ। है ना? ये प्रोटॉन्स को पंप नहीं करता है। हम्म। बाकी सारे के सारे पंप करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। इसी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस पर्टिकुलर सक्सिनेट डिहाइड्रो सॉरी FADH2 के ऑक्सीडेशन में लगेगा, वो टोटल होता है 6 प्रोटॉन्स।
जिसकी वजह से आप आगे जाके देखते हो कि NADH जो है वो टोटल 2.5 ATP बनाता है, बट FADH2 जो है वो कितना बनाता है, 1.5 ATP ही बना पाता है ना। ये चीज सुनिए हाँ। आपने। यस मैम। हाँ, अब ये तो आपकी हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी की वजह से आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कह दिया। और पर्टिकुलर चेन्स में हो रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 जो है कॉम्प्लेक्स यूबिक्विनोन को ही देगा, यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 को ही देगा, कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 को ही देगा, है ना। ऐसा प्रोसेस एक फिक्स प्रोसेस है कि इसको इस नहीं देना है और इसको इस नहीं देना है ना। जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये एक पूरा सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, इसलिए आप इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल देते हो, है ना। अब इसके कंसिक्वेंसेस में आपको क्या देखने मिलेगा, आप देखोगे कि जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करा गया तो बिना मतलब में आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन्स की भी पंपिंग हो गई कि नहीं हो गई। यस मैम। प्रोटॉन्स की जब पंपिंग हो गई तो आपका एक साइड पे प्रोटॉन्स का अमाउंट तो बहुत ज्यादा हो गया और एक साइड पे प्रोटॉन्स बहुत कम हो गए। इस साइड पे प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, है ना, और इस साइड पे प्रोटॉन्स कम रह गए। तो अब आपको इन प्रोटॉन्स को वापस से इस साइड पे भेजना पड़ेगा, इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। मैट्रिक्स में। हाँ, मैट्रिक्स में यू हैव टू सेंड देम बैक इन मैट्रिक्स, तभी तो। क्योंकि NADH सॉरी NAD प्लस को जब आप फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तभी तो वो, सॉरी फर्दर रिड्यूस करोगे तो उसको भी तो NADH H प्लस H की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। वो प्रोटॉन्स हाँ कहाँ पढ़। से आएंगे, उनको चाहिए रहेगा ना, तो वही प्रोटॉन्स इनको फिर से वापस भेजना पड़ेगा इस साइड पे। तो जब ये, अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है, H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कम है। जब हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी को, और ये तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन फ्लो नहीं है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसमें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए ना। यही तो हम बोल रहे हैं, ये रिलीज हो रही है ऐसा बोल रहे हैं ना, थोड़े ना बोल रहे रिक्वायरमेंट है। What I am telling is the energy when you are transporting these protons back into the matrix towards the concentration gradient, what you will see here, some sort of energy will release from this particular process. Okay, so that particular energy will utilize by ATP synthase. That is your complex 5, right? यस मैम। And that particular enzyme will consume this energy and will make ATP by ADP plus PI, right? ये जो एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एनहाइड्रल, सॉरी एक यहाँ पे POP बॉन्ड बन रहा है, राइट। ये पर्टिकुलर बॉन्ड जो है एनर्जी को, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना उस पर्टिकुलर एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। समझ में आया। हाँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना उसका बाई प्रोडक्ट जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ना। ये प्रोटॉन हाँ। ग्रेडियंट जब अपने एक्चुअल स्टेट में आता है, जब उसको अपने जो एक्चुअल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन करेगा, तो वो क्या करेगा, वो सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी एटीपी सिंथेज यूटिलाइज कर लेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, and that particular energy will be consumed, or you can say will be stored in those particular bonds, chemical bonds। समझ में आया। हाँ ओके। पक्का। यस मैम। ओके, कोई डाउट है आपको। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो क्या आप एक बार मुझे ब्रीफ करोगे कि आपको क्या क्या समझ में आया। आ, बत कोशिश कर सकती हूँ। हाँ हाँ, कोशिश भी करो, हम थोड़ा ना कह रहे हैं नहीं बताओगे तो मार पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स 5 होते हैं। कौन कौन से। और कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज होता है। हम्म कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है। हम्म कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 होता है। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम
ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है। ओके। पांचवा वाला एटीपीज होता है। एटीपीज नहीं, एटीपी सिंथेज क्या होता है? एटीपी एटीपी सिंथेज होता है। वेरी गुड, तुमको आ तो सब याद है। ईटीएस हाँ। ईटीएस जो होता है, हम्म। मतलब उसकी मेन लोकेशन मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेंबर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इन तीनों के बीच में ही रहती है। हम्म। इंटरमेम्ब्रेनर स्पेस में ये लोग बेसिकली प्रोटॉन पंप आउट करते हैं, हम्म। और मैट्रिक्स में ये लोग NADH प्लस H प्लस का रिडक्शन करते हैं NAD प्लस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। ओके। चलो अब एक बार हम आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, आप मेरे को बताओ, फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, ओके, चलो मेरे को ये बताओ कि दो कैरियर्स कौन से होते हैं जो मूव कर सकते हैं? एक तो होता है यूबिक्विनॉन, हम्म। एक तो होता है साइटोक्रोम C1। हम्म। C1 नहीं, साइटोक्रोम C ओनली। साइटोक्रोम C। ओ, चलो ठीक है, गिव मी अ मिनट।